हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर की क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट के 2018 में आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ अगर आपको लगातार ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें। आज चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/2 प्लस 1111 होल 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यह संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही ईजिली करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्रोवाइड किए हैं वैल्यूज़। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यूज़ अब इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले होल नंबर्स को और फ्रैक्शंस को, होल नंबर्स को और फ्रैक्शंस को, होल नंबर को और फ्रैक्शन को, होल नंबर को और फ्रैक्शंस को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि पहले होल नंबर्स में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ठीक है। साथ ही साथ में प्लस दूसरे ब्रैकेट में आप क्या पा जाओगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कभी भी आपको इस तरह का नंबर दिखेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1, 11, 111, 1111 एंड सिमिलरली सो ऑन। अगर ऐसे ही आगे कोई नंबर होता तो आप कभी भी इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या देखो, इसमें टर्म्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 कितने टर्म्स हैं, और क्या कर लो, लेफ़्ट टू राइट वही नंबर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 4 3 2 1, ठीक है। ये इसका सम हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो कितना पाओगे, हाफ 1 हो जाएगा, हाफ 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 2 हो जाएगा। दैट्स मीन ये सॉल्विंग करने पे आप कितना पा जाओगे, 136, 1236 द राइट आंसर। यानी कि ये सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा इसमें यहाँ पे कभी क्या होगा, कभी आप इसको ऐड करने नहीं जाओगे, बस आप इसके टर्म्स देख लो और जो टर्म्स में आए, जैसे कि 1 2 3 4 आ रहा था तो आप उल्टी गिनतियाँ लिख दो, 4 3 2 1, यही इसका सम होगा हमेशा। अगर ये 5 बार होता तो 5 4 3 2 1, ऐसे ही और भी आगे एंड सिमिलरली सो ऑन। तो ये मतलब आप ओरल ही कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याएँ a एंड b के लिए a स्टार b इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस ab है तो 9 स्टार 10 का मान क्या है, ठीक है। यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं आपको क्लियर होगा, 1 2 3 4। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर ये नियम मान्य हो तो यही नियम अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं पे लगाएंगे तो क्या आएगा। तो देखिए, अगर ये कह रहे हैं a इंटू बी होता तो ये क्या लिखते, a² प्लस b² माइनस ab। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 9 स्टार 10 दिया हुआ है तो आप इसको कैसे इस पर इम्प्लीमेंट करोगे, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना पा जाओगे आप, 81, ये कितना पा जाओगे आप, 100, और ये कितना पा जाओगे, 90, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बॉड मॉस लगाओगे आप तो पहले एडिशन करोगे, एडिशन करके 181 पा जाओगे आप और माइनस 90 करोगे तो सॉल्विंग करने पे आप कितना पा जाओगे, 91। तो 91 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। शून्योत्तर का मतलब क्या होता है, नॉन ज़ीरो नंबर्स, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, ज़ीरो नहीं लेने वाले हो। और वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं क्या होता है, वास्तविक संख्याएं ग्रुप होता है, रियल नंबर्स ग्रुप होता है किसका, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि x और y क्या है, शून्योत्तर वास्तविक संख्याएँ, मतलब आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले लोगे, ज़ीरो नहीं लेने वाले हो, तो इस वैल्यू का मान क्या आएगा, ठीक है, इस वैल्यू का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, अगर आपने x और y दोनों धनात्मक ली, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर है, अगर आपने धनात्मक लिया तो x² की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, y² की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा और सभी ऐड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव ले लें तब क्या होगा,
तो अगर मैं दोनों निगेटिव नंबर ले लूँ, x की वैल्यू भी निगेटिव ले लूँ और y की वैल्यू भी निगेटिव ले लूँ, तो y की वैल्यू निगेटिव लूँगा बट उसका जब स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब मैं वाई स्क्वायर का माइनस वाई की वैल्यू जब माइनस लूँगा और इसको स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस इंटू माइनस ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, और ओवरऑल ये ऐड हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये क्या देंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में अगर मैं एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव ले लूँ तब देखता हूँ क्या होगा। अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव ले लूँ और y की पॉजिटिव ले लूँ, या फिर मैं y की पॉजिटिव ले लूँ, x की निगेटिव ले लूँ, कोई भी आप एक वैल्यू को निगेटिव ले लो, एक को पॉजिटिव ले लो, तब भी क्या होगा, जब आप उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो उसमें वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का जो सम आएगा वो ऑलवेज़ इससे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निगेटिव भी हो जाएगी बट ओवरऑल आपका जब सॉल्विंग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यदि x और y शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है ये देख सकते हो आप, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पैटर्न के ऊपर बात की गई है, जहाँ पे उन्होंने हमें क्या किया है, 3 फिगर में उन्होंने हमें पैटर्न प्रोवाइड किया है जिससे आप उसको एनालाइज कर सको और उसके बाद वही पैटर्न आप 4th फिगर पे इम्प्लीमेंट कर सको। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि मिड में एक वैल्यू दिख रही है, सभी जगह पे मिड में एक वैल्यू दिख रही है आपको, और ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये वैल्यू कैसे आ रही है आपको। अगर ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर का सम करो तो आप कितना पा जाओगे, 437। अगर ये वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर का सम करो आप कितना पा जाओगे, 7 पा जाओगे। दैट्स मीन क्या हो रहा है, इनका ये 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर का सम मिड में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। देखते हैं क्या यही रिलेशन इस वाले ब्लॉक पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, आप ये वाले स्क्वायर का वैल्यू और ये वाला स्क्वायर का वैल्यू सम करो, कितना पाते हो आप, 5 पाते हो। यहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, 4 + 1 5 पाते हो। यहाँ तक भी हमारा पैटर्न ठीक कर रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 8 + 7 15 पा जाते हो आप, 9 + 6 15 पा जाते हो। दैट्स मीन ये जो मिड की वैल्यू आ रही है ये कैसे आ रही है, इन स्क्वायर्स के सम करके आ रही है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 6 + 5 11 होगा, 7 + 4 11 होगा। दैट्स मीन यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 11 आने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b इज इक्वल टू 125 हो तो b की पावर a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, a की पावर b इज इक्वल टू 125 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, पहले 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स 5 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो a की पावर b इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, 5 × 5 × 5, दैट्स मीन 5 की पावर 3। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, चूँकि इक्वल लगा है तो हम पावर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और बेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेस को कंपेयर करेंगे तो हम a की वैल्यू कितनी पा जाएंगे, 5 पा जाएंगे, और अगर हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी पा जाएंगे, 3 पा जाएंगे। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने कहा है अगर हम b की पावर a कर दें तो मतलब b की वैल्यू का मतलब 3 और a का मतलब 5। यानी कि आप क्या करने जाओगे, आप सॉल्विंग करने जाओगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो आप कितना पा जाओगे, 3 3 9 3 27 81 और 81 × 3 विच इज़ 243। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 243 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। मतलब आपको एक कोई ऐसी संख्या निकाल के लेकर आनी है जो 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी कि वो 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने जाते हो, जब वो बोलता है कि ये पर्टिकुलर नंबर से ऐसा लोएस्ट नंबर निकाल दो जो पर्टिकुलर नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, छोटा बोल दिया ना, यहाँ पे क्या निकालोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे आप।
यानी कि एलसीएम निकालने जाओगे इस कंडीशन में। और किसका एलसीएम निकालोगे? 1 से 10 तक का। तो 1 से 10 तक का जो भी एलसीएम आएगा वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो इन सभी नंबरों से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एक बार आप भी इसको चेक कर लो, क्विकली निकालेंगे हम इसका एलसीएम। 4 3 2 1। यहाँ पर इसके साथ ही हम थोड़ा सा देख भी लेंगे एलसीएम के लिए क्या होता है। एलसीएम में क्या होता है ना कि आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे। अगर आपको वो ऐसा नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसा नंबर लो जो मैक्सिमम नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो 2 मेरे को लग रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोगों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये 5 टाइम्स आ जाएगा, ये 9 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और ये 1 टाइम। अभी आपको फिर से कोई ऐसा नंबर लेना है जो मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो। तो देखो 2 से अगर आप लोगे तो 1 और 2 ही मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप 3 लोगे तो वो 3 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप 3 लो। ठीक है, तो 5 एज इट इज़ उधर जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 एज इट इज़ हो जाएगा, 7 एज इट इज़ हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो आप 5 ले लो, ये 1 हो जाएगा, ये एज इट इज़ उतर जाएगा, ये एज इट इज़ उतर जाएगा, ये एज इट इज़ उतर जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये एज इट इज़ उतर जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आपको अभी एक 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा 1 3, यहाँ पे 2 पा जाओगे आप, यहाँ पे 7 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अभी इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है जो आपको इंडिविजुअल डिवाइड करे। दैट्स मीन दिस मल्टीप्लाइड बाय 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 दिस। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्विकली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 180 इंटू 2 182 360 एंड 360 मल्टीप्लाइड बाई 7, 360 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो 0 पाओगे आप। 7 6 ज़ा 42 का 2 कैरी गया, 7 3 ज़ा 21 25। कितना पाओगे? 25 20 25 20, ये थर्ड वाला 25 20। तो 25 20 एक वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को पूर्ण भाग देगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा, मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है। क्या करते हो आप, जो दिन दिए हुए हैं इतने दिनों के बाद बात की जा रही है, 61 दिनों के बाद की जा रही है, तो जो दिन दिए होते हैं उसको आप क्या करते हो, 7 से भाग कर देते हो। ठीक है, तो 7 8 से आप कितना पा जाओगे? 56। कितना पा जाओगे? 56। सॉल्विंग करोगे आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 5। अब आपका मतलब केवल इससे, बाकी सबसे आप दिमाग हटा लो। ठीक है, अभी क्या है, आपका जो करंट डे था वो कौन सा था? शुक्रवार। अब शुक्रवार में क्या करना है, उसने बोला है 61 दिनों पहले, तो इसमें क्या करो आप 5 दिन आगे जाओ। शुक्रवार के आगे कैसे जाओगे? शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आप पहुँच गए बुधवार पे पहुँच गए, लेकिन आपको उसके बाद का दिन बताना है, ये ध्यान रखिएगा। 5 दिनों के बाद, तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, ऑप्शन 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे साथ ही साथ उसमें कुछ कंडीशन प्रोवाइड की है। ठीक है, कंडीशन में ये क्या बताया है कि अगर ए पैरेलल हो बी के, अगर ए बी पैरेलल हो सी डी के, सॉरी मैं गलत बोल गया था, अगर ये बोलना है लाइन ए बी पैरेलल हो सी डी के, तो उस कंडीशन में y डिग्री माइनस x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हों, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और एक तीसरी लाइन उनको क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है,
अगर ये मान लो सपोज दैट ये एल है, ये एम है, तो ये तीसरी लाइन जो इसे कट करती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। और ये पहली लाइन और दूसरी लाइन को काटते हुए टोटल 8 एंगल्स बनाती है, जैसे कि एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया, एंगल 6 हो गया, एंगल 7 हो गया और एंगल 8 हो गया। अब क्या होता है, इनमें से जो ये एंगल 1 और एंगल 2 है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7 क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। साथ ही साथ में एंगल 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5 क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6 क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या होता है, जो ये एंगल्स हैं इनमें क्या होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। साथ ही साथ में अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके वर्टेक्स पे जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनता है, यानी कि अगर सपोज दैट ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इस कंडीशन में एंगल ए और बी क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और काफ़ी ईजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ ए बी लाइन की और एम एन लाइन की, तो ए बी और एम एन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इसको कट कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल ए यहाँ पे एंगल एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स ही तो हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिमिलरली अगर ये ए बी और पी क्यू लाइन है और ये इस पॉइंट पे इसे कट कर रही है और ये 110 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री तो हो जाएगा। अब देखते हैं ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है और एम एन एज अ ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में एक्स और 120, जो ये एक्स और 120 हैं, ये कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और को इंटीरियर में क्या रिलेशन होता है कि इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप सॉल्व करोगे और वहाँ से क्या पा जाओगे, x = 60 पा जाओगे। इसी तरह से ये 110 और y ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे और इनमें भी वही रिलेशन होगा, यानी कि y + 110 = 180 डिग्री। और आप सॉल्व करने जाओगे तो y = कितना पा जाओगे, 70 पा जाओगे। ठीक है, यानी कि आपको x और y की वैल्यू पता चल गई। अब y - x करने जाओगे तो कितना पाओगे, y - x मतलब 70 - 60, और 70 - 60 करोगे तो आप कितना पा जाओगे, 10 पा जाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति 390 रुपये की कोई भी चीज़ बेच रहा है तो उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ हानि में क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पे रहता है, एक तो हो गया आपका क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य, एक हो गया आपका लाभ, एक हो गया हानि। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, बस ये 4 चीज़ें हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है ये लाभ हानि का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो लाभ हो या हानि हो, ठीक है, जो लाभ हो या हानि हो, इसका रिलेशन हमेशा किससे रहता है, क्रय मूल्य से रहता है। विक्रय मूल्य से इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है। अगर आपको फ़ायदा होगा तो वो भी क्रय मूल्य पे होगा, अगर आपको नुकसान होगा तब भी आपको क्रय मूल्य पे होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं परसेंटेज बेस से लगाऊंगा तो देखोगे आप इसको बहुत इजीली लगा लोगे। उसमें परसेंटेज बेस लगा के आप उसमें यूनिटरी मेथड पुट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी ट्रिक्स हैं इसको लगाने की। मैं एक आपको बताने की इसमें कोशिश करूँगा। मान लेता हूँ कि मैं इस जो वस्तु है उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो अगर इसका क्रय मूल्य क्या है, 100 है, तो लाभ कितना हो रहा है, 20 लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। और मैंने भी आपको बताया था कि लाभ जो होगा वो किस पे होगा,
क्रय मूल्य पे होगा। यानी कि अगर ये 100 रुपये की इसकी कीमत है तो 20% अगर लाभ हो रहा है तो ये कितने की बेचेगा, 120 रुपये की तो बेचेगा। और जो 120 रुपये की वैल्यू है वो उन्होंने कितने दी है, 390 रुपये। ठीक है, 120% की वैल्यू क्या है या 120 की वैल्यू क्या है, 390 रुपये। अगर 120 की वैल्यू 390 है तो एक की क्या होगी, 390 बटे 120। और अगर एक की वैल्यू आ गई तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 390 बटे 120 गुणे 100। और आप इसको सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में आप इसको काटोगे, इसको 3 से काट दोगे, 3 4 ज़ा, इसको काटोगे 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 6 ज़ा, 2 5 ज़ा, और ये 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 65 मल्टीप्लाइड बाई 5। 65 मल्टीप्लाइड बाई 5, जब कभी भी 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करोगे आप, इसको सीधे 65 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 650 पा जाओगे, उसका जस्ट हाफ कर लो यानी कि 325। तो 325 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये बेचने पे 20% का लाभ होता है, तो जब वो बेचेगा किसी भी चीज़ को तो लाभ होगा जो वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, तो अगर 20% उसे लाभ हो रहा है तो 20 रुपये का लाभ होगा। यानी कि अब वो चीज़ कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। अब 120 रुपये में तो मैंने माना है, बट उन्होंने कितना दिया हुआ है, 390, इसलिए 120 इज इक्वल टू 390, इसलिए 100। और 100 क्या है, यही 100 क्या है, क्रय मूल्य है, यही तो 100 क्रय मूल्य लिया था। तो उसको सॉल्व करोगे आप तो कितना पा जाओगे, 325। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में कितनी होगी। ओके, देखो यहाँ पे उन्होंने प्रतिशत में कितनी है, मतलब कि देखो यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि, पहली बात तो 5,000 हो ही रही है, आप देख रहे हो 60,000 से 65,000 हो जा रही है। लेकिन उसकी वैल्यू आपको क्या बतानी है, उसकी वैल्यू बतानी है आपको परसेंटेज में। अच्छा, जब कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो जितने से बढ़कर वो हो रही है, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन आप इनिशियल वैल्यू से करोगे जो आपकी वैल्यू शुरुआत में थी। ठीक है, तो पहली बात, अगर इसमें आपको जनसंख्या में वृद्धि निकालनी है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, जनसंख्या वृद्धि कैसे आएगी इसमें, बढ़ी हुई जनसंख्या शुरुआत में जो जनसंख्या थी गुणे 100। ठीक है, काफ़ी इजीली इसको सॉल्व करेंगे। 1 टाइम 2 टाइम 1 2 1 2, आप कितना पा गए इसको, 50/6। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 25/3। कैसे आएगा आप देख लो, ये 2 3 और ये 25। ठीक है, और अगर आप इसको काय में कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना पा जाओगे, 8 होल 1/3, यानी कि 8 होल 1/3। ये 8 होल 1/3 है, 81/3 नहीं है। ठीक है, ये 1/3 की वैल्यू अलग है। 8 होल 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 सही 1/3% जनसंख्या में वृद्धि हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। थैंक यू।